नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौक से। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नई तबादला नीति लागू हो जाएगी, लेकिन इस बीच सवाल यही कि अब तक मंत्रियों को जिलों का प्रभार क्यों नहीं सौंपा गया, क्योंकि ये तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के आपसी समन्वय से होने हैं। ऐसे में मंत्रियों को अब तक प्रभार नहीं मिलने से कर्मचारी भी असमंजस में है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिलों के प्रभार को लेकर चल रही खींचतान के बीच सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री करीब 1.5 साल से जिलों का प्रभार मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब मंत्रियों का ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। दरअसल लंबे समय से ठंडे बस्ते में डली तबादला नीति लागू होने में कुछ ही समय शेष है। ऐसे में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मंत्रियों को अब तक जिलों का प्रभार नहीं मिलने से कर्मचारी भी सशंकित हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से पहले ये नीति लागू कर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले दिल्ली की हरी झंडी का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार के कुछ प्रभावशाली मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति 1 जुलाई से लागू होगी। इसमें पहले अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों को भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सैकड़ों तबादला आवेदन मंत्रियों के पास लंबित हैं। अभी पाबंदी होने से मंत्रियों के सिफारिश के पत्र और नोटशीट मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी में 31 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच तबादले हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति को लंबित कर दिया गया था। नई नीति के अनुसार डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा। जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक पोस्टिंग करेंगे। डीएसपी और उनके ऊपर के तबादले गृह मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे। तबादलों को लेकर कई नए नियम बनाए गए हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। सबसे बड़ी समस्या विधायकों से लेकर आम नागरिकों को आ रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक जिलों के प्रभारी मंत्री घोषित नहीं किए हैं। प्रभारी मंत्री न होने के कारण कई तरह के काम लंबित पड़े हुए हैं। असल में प्रभारी मंत्री व्यवस्था एक बेहतर व्यवस्था है और विधायकों के लिए काफी मददगार होती है। फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब तक प्रभारी मंत्री बनाती है। कोविड की दृष्टि से मंत्रीगण जिलों का प्रभार प्राप्त किए हुए हैं और अपने अपने जिले में काम कर रहे हैं। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिलों में किसी प्रकार का काम प्रभावित न हो उस तरीके की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जहाँ तक तबादले का विषय है तो तबादला 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में तबादला पे लगा हुआ प्रतिबंध हटने का है और इस दौरान नियत क्राइटेरिया में आने वाले तबादले माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगणों के और विभागों के परस्पर समन्वय से संपन्न होंगे। लंबे समय के बाद तबादला कर रहे हो, मैं जानता हूँ इसमें ये अडानी और अंबानी के उद्योग से बड़ा उद्योग बीजेपी चलाती है तबादलों का, क्योंकि 1.25 साल की हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी तो 15 साल की सफाई हमने की थी, वो इतनी थी। इन्होंने तो हमारी 1.25 साल की सरकार में इतने सारे तबादले किए थे कि उस समय भी मैंने कहा था कि शिवराज चौहान का तबादला उद्योग अडानी और अंबानी के उद्योगों से भी बड़ा है। मेरा अनुरोध बीजेपी की सरकार से है कि आप 1 जुलाई से तबादला पे प्रतिबंध हटा रहे हो, कम से कम उन लोगों से ज़रूर पूछ लेना जिनके परिवार कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं, उन सरकारी कर्मचारी जिनके यहाँ मौतें हुई हैं, उनसे पूछ के कम से कम चॉइस फिलिंग करना, जहाँ वो चाहते हैं
वहाँ तबादला देना तो कम से कम जख्मों पे मरहम तो लगेगा। लंबे समय से सरकार में हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिले की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभारी मंत्री की पकड़ होती है। जिले में होने वाले छोटे मोटे कामकाज और तबादलों से लेकर विकास कार्यों के लिए प्रभारी मंत्री के पास कई अधिकार होते हैं। मौजूदा स्थिति में प्रभारी मंत्री की व्यवस्था न होने के कारण हर काम के लिए लोगों को भोपाल जाना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने नई तबादला नीति का ऐलान कर दिया है। तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री की सिफारिश सबसे ज्यादा जरूरी होती है। माना जा रहा है कि पेंच ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जैसे राज्य के बड़े शहरों के प्रभार का है। सिंधिया ग्वालियर में अपने समर्थक मंत्री को प्रभार दिलाना चाहते हैं। गोपाल भार्गव भोपाल के प्रबल दावेदार हैं। इस खींचतान के बीच उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। शुरुआत भटनागर जी आपसे, क्यों प्रभारी मंत्री नहीं बना पा रहे हैं? आज तक 1.5 साल हो गए सरकार में, जबकि संगठन में कई नियुक्तियां की गई हैं और भी कामकाज चल रहे हैं संगठन के, सरकार के, लेकिन प्रभारी मंत्री ना बनाने के पीछे क्या सिंधिया फैक्टर है या कोई डर है कि उनको पावरफुल जिले दे दिए जाएंगे तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी? क्या देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश, प्रभारी मंत्री वाली जो व्यवस्था थी तो पहले भी जो प्रभारी मंत्री जिलों में बनाए गए तो उनकी शिकायत आम होती थी कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में नहीं जाते हैं जी। और प्रभारी मंत्रियों की शिकायत रहती थी कि कलेक्टर और एसपी हमारी सुनते नहीं हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा रहती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो दौरों पे जाते नहीं थे। ये लंबे समय से हमने बीजेपी की सरकार में देखा, कांग्रेस के समय तो तबादले वैसे भी भोपाल से हो जाते थे जी। और मंत्रियों के स्तर पे भी हो जाते थे और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अधिकतर तबादले मुख्यमंत्री समन्वय में जाके होते हैं। अभी भी हो रहे हैं? अभी भी हो रहे हैं। और मतलब वो एक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर विभाग से मंत्री ने अनुमोदन किया है एक स्तर तक के, लेकिन प्रभारी मंत्री यदि जिलों में बन जाएंगे तो वो जिलों में जिला स्तर पे, जिनका जिले से जिले में ही कहीं होना है तबादला, तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। और इस बार सरकार ने ये भी डिसाइड किया कि तबादलों का जो प्रतिशत रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। उसका कारण कोविड का एक बहुत बड़ा इशू है, तो तबादलों पे सरकार इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जोर दे नहीं रही है। जहाँ तक प्रभारी मंत्रियों का सवाल है जिलों के प्रभार का, तो मुझे लगता है आज 28 तारीख है और अभी हाल कोई बहुत तत्काल ऐसा वो नहीं है, जुलाई के पहले सप्ताह तक में भी ये व्यवस्था लेकिन प्रकाश हो सकती है। तबादला ही एक मेन वजह नहीं है। यदि प्रभारी मंत्री आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं तो तबादला तो एक सेकेंडरी हो गया, चलिए हो जाएंगे तो 7 दिन बाद भी तबादले हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, विकास कार्य, और जो लोकल कार्यकर्ता होता है वो प्रभारी मंत्री के पास अपना दुखड़ा सुना देता, अपनी समस्या सुना देता, कहीं ना कहीं वो उसका समाधान हो जाता था। तो कहीं ये नहीं लगता है कि ये देरी करने के कारण और बहुत सारी दिक्कतें हैं रही, जिले स्तर पर काम तेजी से नहीं हो पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है? देखिए, पूरा 2 साल का जो अरसा जो सरकार बनी है तब से लेकर अब तक हम देखेंगे तो पूरे समय कोविड, पिछले साल भी कोविड का प्रभाव हावी था और इस साल भी, तो ऐसे में प्रभारी मंत्रियों के जिलों के दौरे करने की बात तो काफ़ी मुश्किल थी। तो मुझे लगता है प्रभार दिए गए थे, कोरोना प्रभार, उसमें कोरोना का प्रभार दिया गया था, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए नहीं था। तो कोरोना की समीक्षा करने के लिए, कोरोना पे निगरानी रखने के लिए, प्रशासन की व्यवस्था देखने के लिए कोरोना के लिए जिले के प्रभारी बनाए थे। हो सकता है कि उन्हीं में थोड़ा बहुत फेरबदल करके कर दें। दूसरी बात जो आपने कहा कि सिंधिया फैक्टर, तो निश्चित तौर पर सिंधिया फैक्टर है और वो भी इस निर्णय को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, लेकिन चूंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सीनियर लीडर के तौर पे वो ऑलरेडी स्थापित हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में उनके चूंकि मंत्री भी कांग्रेस के 14 मंत्री हैं जी, तो निश्चित तौर पे उन 14 मंत्रियों को 14 जिले तो दिए ही जाएंगे। जब प्रभारी मंत्री बनेंगे तो उनकी पसंद के हिसाब से भी वो होगा। आम तौर पे ये व्यवस्था रहती है मंत्रिमंडल में, हम जो देखते आ रहे हैं
कि जिले का जो मंत्री होता है वो उसी जिले का प्रभारी मंत्री नहीं बनता है। हालांकि ऐसी भी मांग मंत्रियों की तरफ से होती थी कि उन्हें उनके जिले का प्रभार दे दिया जाए, लेकिन इसको कभी माना नहीं गया है। उसमें दिक्कतें हैं ना कि फिर मंत्री अपनी मनमर्जी करने लगेंगे, विरोधियों के कार्यकर्ता और बाकी चीजें हाँ, नुकसान निश्चित होगा तौर पे पार्टी वो परेशानी है एक, तो इसके कारण जो है दूसरे जगह के मंत्रियों को प्रभारी मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो अभी हाल 1 सप्ताह हम और इंतजार कर सकते हैं कि अगर चूंकि तबादले में प्रभारी मंत्री का मुख्य भूमिका है जी कि उसकी अनुशंसा पे एसपी या कलेक्टर तबादला करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको प्रभारी मंत्री घोषित करना पड़ेंगे। और चूंकि प्रक्रिया 1 तारीख से चालू होगी, तो प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि वो प्रक्रिया होगी, आवेदन वगैरह जो भी प्रोसेस उसकी डिसाइड की जाएगी, तो तब तक मुझे लगता है कि प्रभारी मंत्री घोषित हो जाएंगे। और हाल फिलहाल काफी सारी बैठकें हमने देखी भारतीय जनता पार्टी की, कि जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि उन बैठकों के अंदर ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो गया होगा। लेकिन सज्जन वर्मा तो कह रहे हैं कि तबादला उद्योग चलाती है भाजपा और हमारे टाइम पे तबादला उद्योग नहीं चल रहा था। अब देखिए, सज्जन सिंह वर्मा विपक्ष के विधायक है इस समय, और जब वो सरकार में मंत्री थे तो वास्तविकता वो खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते समझते हैं कि उस समय क्या हुआ था, उन 15 महीनों में किस तरह से तबादले हुए थे। वो कोई अब कहने सुनने की बात नहीं, एक विपक्षी विधायक के नाते, एक विपक्ष के नेता के नाते वो जो हमने किया अच्छा सरकार है के ऊपर कस सकते हैं वो उन्होंने कसा, उसका दायित्व उन्होंने पूरा किया, ये हमें मानना चाहिए। मनोज जी, जिस तरह से प्रकाश जी कह रहे हैं कि सिंधिया फैक्टर तो है एक तरह से, लेकिन जो प्रभारी मंत्री होते हैं संवाद सेतु का काम करते हैं जिलों से लेकर मुख्यालय तक का। यदि आज हम देखें कि जो सिंधिया फैक्टर ने असर किया, ग्वालियर में उनके मंत्री बना दिए जाते हैं उनके जो समर्थक हैं, और इंदौर में मंत्री बना दिए जाते हैं। गुना में बना दिए जाएंगे तो हो सकता है कांटे से कांटा निकाल लिया जाए, ठीक है, लेकिन ग्वालियर में और इंदौर में तो दिक्कत है यदि उनके मंत्रियों को प्रभार दे दिए जाएँ तो। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इंदौर और जो ग्वालियर चंबल की बात है, तो बीजेपी में तमाम हैवीवेट नेता मालवा में हैं या ग्वालियर चंबल में भी हैं, तो ऐसी स्थिति में टकराव की तो बात रहेगी। और जो प्रकाश जी ने भी कहा कि मंत्रियों की जो शिकायत है और कार्यकर्ताओं की, लेकिन कई बार हमने पिछली बार भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री के रहते हुए शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में जाएं, रात्रि विश्राम करें और कम से कम जिला मुख्यालय में जाएं और बीजेपी के ऑफिस तक जाएं और कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो जाते थे, बैठक में शामिल हुए, अपने किसी खास समर्थक के पास मिले, मुलाकात की, आ गए। और जब आप बात कोरोना के दौर में भी हमने देखा कोरोना प्रभार मंत्री दिए गए, प्रभार दिया गए, तब भी कोई मंत्रियों ने काम नहीं किया। बिल्कुल, हमने देखा कि आखिर में मुख्यमंत्री को सूत्र संभालने पड़े। बात करें अगर हम जो बीना रिफाइनरी में जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर बना, उसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह के जिम्मे थी, लेकिन जब कामकाज देखने के लिए जब तारीख तय हुई कि मुख्यमंत्री जाकर उसका दौरा लेंगे, तो एक दिन पहले खबर आती कि भूपेंद्र सिंह को कोरोना हो गया है। जैसे मुख्यमंत्री वहाँ का दौरा करके निकलते तो खबर आती कि भूपेंद्र सिंह ने दोनों वैक्सीन लगवा लिए थे, इसलिए उनको कोरोना का असर नहीं हुआ और वो 3-4 दिन में फील्ड में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वेरिएंट को लेके जो भी कुछ रहा हो, लेकिन ऐसे किस्से भी हमने देखे। ऑक्सीजन को लेके मंत्री समूह बना, हमने वो देखा। एजुकेशन की बात करें, मंत्री समूह की हमने बात की। CBSE ने अपना एक कैलेंडर बता दिया कि आपका फार्मूला क्या होगा, हम आज घोषित कर पाए। तो कहीं ना कहीं लेट रहती हुई मंत्रियों की है। और जो सिंधिया वाली आप जो बात कर रहे हैं, एक और चीज़ है, क्योंकि जो सिंधिया समर्थक जो आए हैं वो बीजेपी में मंत्री बन गए, रचने बसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके जो संपर्क है उनके जिले में अब तो ये हो गया है कि अब तो वो जिले में उनका रेपो बनने लगा कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, उनकी बैठकों में जाना, मेल मुलाकात। लेकिन वो जिस नए जिले में जाएंगे तो जाहिर सी तौर पर भाजपाइयों को ज़्यादा पहचानते नहीं होंगे, इक्का दुक्का छोड़ दे, तो ज़्यादातर कांग्रेसी उनके समर्थक में होंगे। तो ऐसे में कांग्रेसियों के अगर काम होने लगेंगे तो जो असंतोष ऊपर लेवल पर था, अभी जो कुछ चुनिंदा नेता जिनके टिकट कट गए या जो उनके कारण मंत्री नहीं बन पाए, वो असंतोष नीचे तक भी जा सकता है। तो एक बड़ा खतरा ये भी है, तो शायद इसीलिए इसको टालने का प्रयास हुआ। और दूसरी एक और बात है कि शुरुआत में हमने देखा था कि केवल 5 मंत्री बने थे और कई महीनों तक उन्हीं से काम चला। फिर सिंधिया समर्थक मंत्री बने, उपचुनाव हुए, उनमें से कई सारे मंत्री चुनाव हार गए। इसके बाद फिर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, फिर कोरोना की दूसरी लहर आ रही, तो ये कई सारे ऐसे बहाने भी सरकार को मिल गए जिससे प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों को लगातार टाला जाता रहा। लेकिन मनोज जी देखिए, बहाने तो मिल गए हैं, लेकिन साफ तौर पे आप संगठन में नियुक्ति कर रहे हैं। आपके बाद वही कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है, वो सरकार अपना मंत्रिमंडल का गठन कर देती है, प्रभार के जिले भी दे देती है। तो आप ये बहाने कब तक चलेंगे? जनता तो समझदार है ना, देख रही है वो तो। देखिए, इसमें 2 फायदे 2 नुकसान भी हैं। एक तरह से हम जैसे विधानसभा का देखते हैं कि सत्र हम पिछले कुछ समय से देखें, कोरोना के पहले से भी, कि सत्र की अवधि छोटी होती जा रही विधानसभा की। ऐसे में जनहित के मुद्दे उठते नहीं हैं,
वो मुद्दे नहीं उठते हैं तो उस पर चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती तो अधिकारी निरंकुश हो गए। प्रभारी मंत्री नहीं बने तब हम देख रहे हैं कि जो जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं हैं तो ऐसे में उनके सारे अधिकार कलेक्टरों के पास आ जाते हैं, तो कलेक्टर अपनी मर्जी से फिर निर्णय लेने लगते हैं। हम इस कोरोना काल में देखें, क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठकें देख लें, कई सारे विधायक उसमें पहुंचते नहीं थे, कुछ को बुलाया नहीं गया, किसी में मंत्री नहीं पहुंचा, किसी में कलेक्टर ने उज्जैन में कह दिया कि शादी का कार्ड दिखाइए आप और 20 लोग आ जाइए या किराना सामान ले लीजिए, लेकिन इंदौर में दुकान सुबह 6 से 5 बजे तक खुल रही थी, भोपाल में किराना दुकानें बंद थी, गुना में कुछ और आदेश थे, ग्वालियर में कुछ और। तो ये कलेक्टरों ने अपनी मर्जी से डिसीजन लिए, क्यों? क्योंकि प्रभारी मंत्री नहीं थे, उन्होंने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समझी और उनको जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिए। इसका खामियाजा हुआ कि कई बार वो अच्छे निर्णय भी हुए, वो कई बार उसके जो परेशानी वो जनता को भुगतनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है अगर, क्योंकि जो प्रभारी मंत्री होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच से आता है, तो नीचे तक की जो समस्या है उसको पता होती है। अफसरों का ये रहता है कि ज़्यादातर वो पब्लिक से मिलना पसंद नहीं करते हैं, मिलते हैं तो बहुत रूखे उसमें बात करते हैं, या बहुत कम लोगों की अप्रोच कलेक्टर तक होती है, या जो होती है तो उसका उनको सुनवाई हो, ये कोई पक्की बात नहीं है। प्रभारी मंत्री में यह है कि पॉलिटिकल आदमी होता है तो वो कम से कम आपकी बात सुनेगा, भले काम ना करे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा, 4 बात वो सुनेगा भी, कई बार गुस्से का भी सामना करेगा, तो वो आक्रोश जो है वो निकल जाता है। इससे फ़ायदा संगठन को भी होता है, सरकार को भी होता है। तो ये जो एक नुकसान है, उससे अफसर निरंकुश हो गए, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कोई। अब भोपाल की हम बात करें, इंदौर की बात करें कि सफाई में नंबर 1 है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर को बैठक में कहना पड़ता है कि आप लोग निकम्मे हो, क्योंकि 1 इंच बारिश के बाद पूरा शहर पानी हो गया। कैलाश विजयवर्गीय तो को ट्वीट बिल्कुल, करना तो पड़ता है। जनप्रतिनिधि बाद में हम देखते हैं ट्विटर के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि बैठक में वो होते नहीं है। ऐसे वक्त प्रभारी मंत्री उनकी पसंद का होगा या ना भी होगा, पार्टी होगा, तो कम से कम वो अपने से, अगर वो सीनियर होगा तो उससे गुहार लगा सकते हैं, अपने से जूनियर होगा तो उसको निर्देश दे सकते हैं कि अगर आप बैठक में आए तो ये काम आप देख लीजिए, ये ऐसा होना चाहिए। प्रकाश जी, क्या असंतोष का डर है? दूसरा, अफसरों के सहारे चल रही है सरकार। देखिए सरकार तो ब्रजेश हमेशा मुझे लगता है कि अफसरों के दम पे ही चलती है और अफसर ही चला रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनेताओं का जो प्रशासनिक वो है विजन कि वो सीधा प्रशासन को कैसे चलाना है वो तय नहीं कर पाते। तो मंत्री अफसर जो है मंत्रियों को समझा देते हैं। अब जैसे कलेक्टर गाइडलाइन से 20% रेट कमलनाथ की सरकार ने कम किए थे जी, उस समय कोरोना नहीं था। अब कोरोना के अंदर सरकार ने थोड़े समय छूट दी। अब चर्चा है कि वो 25% कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने जा रहे हैं। अब अगर कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक समझ की बात है कि कोरोना में सबके धंधे चौपट हुए। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी के भी मतलब दाम जो है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो कायदे से वो नेताओं को डिसाइड करना चाहिए कि वहाँ पे वो छूट दें। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा किया है, महाराष्ट्र, तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, यदि महाराष्ट्र में 3.5% रजिस्ट्री लगती तो मध्य प्रदेश में 12.5% लगती है। अब ये चीज अफसर नहीं समझे, वो करेगा, उसको वोट मांगने मतलब नहीं है तो वो ये राजनेताओं का काम है। लेकिन चूंकि अफसरों ने समझा दिया तो राजनेता उस चीज को भी मान रहे हैं जो अलोकप्रिय चीज है। तो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी को हावी होने वाली जो व्यवस्था है वो हम अपने यहाँ पे देख रहे हैं आराम से। तो ये एक कारण हो सकता है कि चूंकि कलेक्टर चला ही रहे थे कोरोना काल के अंदर सरकार, लेकिन चूंकि अब प्रभारी मंत्री कोई संवैधानिक व्यवस्था भी नहीं है जी, वो आपने एक सिस्टम बना दिया। जब जिला सरकार का वो हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा लोकतांत्रिक तो उसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए आपने एक प्रभारी मंत्री बना दिया। वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। तो वो अब चूंकि आपने तय किया है जो तबादला पॉलिसी है, तो आपको प्रभारी मंत्री तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अभी आपने कोविड प्रभारी बना रखे हैं, उसी में कुछ फेरबदल करके आप प्रभारी मंत्री बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार, लेकिन उसमें तो समस्या ये आ जाएगी ना प्रकाश जी, यदि उन्हीं को प्रभार दे दिया गया तो वो अपने गृह जिले के प्रभारी हो जाएंगे, फिर वो इस तरह की मैंने कहा कि वो फेरबदल हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि असंतोष की बात है। तो राजनीति में जब आपने कांग्रेस के इतने सारे लोगों को लिया था तब ये चीजें बहुत स्पष्ट थी कि इस तरह की परिस्थितियां सामने आएगी। तो कोई ना कोई रास्ता निकाला होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा अनुभव है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो जरूर निकाला होगा। क्योंकि आपने अगर पॉलिसी में प्रावधान किया है तो उस प्रावधान के लिए प्रभारी मंत्री के दस्तखत तो लगेंगे। बिल्कुल। तो प्रभारी मंत्री, मुझे लगता है कि अभी जब लिस्टें जारी होगी और हम देखते हैं कि तबादले की अवधि जो है 1 जुलाई से
30 जुलाई 31 जुलाई तक 31 जुलाई 31 जुलाई। लेकिन हम देखेंगे कि बैक डेट में तबादले जो है वो अगस्त तक चलते होते रहेंगे और तारीख डलेगी जुलाई की। तो ये सारी सरकारी सिस्टम हम बहुत नज़दीक से देखते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। संतोष असंतोष आपने तबादले कर दिए, उसके बाद फिर वही मंत्री शिकायत करेंगे कि कलेक्टर हमारी सुनते नहीं है, वो कार्यकर्ता शिकायत करेंगे कि प्रभारी मंत्री आता नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। और ब्यूरोक्रेसी की जो प्रकाश जी ने बात की है ब्रजेश जी, उसमें कुछ उदाहरण आप देखिए कि जब आपने कलेक्टर गाइडलाइन घटाई तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, यानी उससे सरकार को नुकसान नहीं हुआ। और जब आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप देखिए वो रेवेन्यू घट जाएगा। पिछली सरकार में हम देखते हैं कि पड़ोसी जिलों में, राज्यों में ज्यादा बिक जाता है। पिछली सरकार के 3 फैसले आप देखिए। रेत नीति, उन्होंने कहा कि इतने 1000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। वो रेवेन्यू तो क्या है, ठेकेदारों ने एक पैसा जमा नहीं किया। आखिरकार ये हुआ कि चंद ठेकेदारों के प्रेशर में पिछली कैबिनेट में हमने देखा कि मंत्रियों के विरोध के बाद भी रेत ठेकेदारों को रियायत देने की बात की गई। किस नाम पर? कि वो जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा, सस्ती रेत मिलेगी। शराब नीति पिछली सरकार ने बनाई थी, हमने देखा था कि जो नगर निगम क्षेत्र थे कि सिंगल एकल समूह को ठेका दिया गया। नतीजा आप देखिए, शराब इतनी महंगी हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कई सारी मौतें हुई जहरीली शराब के कारण, और शराब तस्करी बढ़ गई। अब सरकार ने फिर उसकी ड्यूटी बढ़ा दी, एक्साइज ड्यूटी, लेकिन शराब सस्ती हो गई है, यानी कहीं ना कहीं ठेकेदारों को फायदा हो रहा है। नहीं मनोज, उसमें शराब सस्ती होने का कारण ये था कि जो तस्करी की शराब बिक रही थी उससे ठेकेदार त्रस्त था। अब उसने ठेका तो ज़्यादा पैसे में लिया, अभी भी ज़्यादा में लिया है, लेकिन इस बार उसका जो पिछला अनुभव था, मुझे लगता है उसके कारण उसने दाम थोड़े कम कर दिए, क्योंकि ताकि आदमी की पहुंच में शराब रहे और वो तस्करी की शराब ना खरीदे, तो उस ठेकेदार का नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत निश्चित तौर पर ठेकेदार को फायदा होगा। और नई पॉलिसी के बाद आप देखिए फिर जहरीले शराब से मौत का एक भी किस्सा केस भी नहीं आया। ये भी एक इसमें खास बात है। मनोज जी, जिस तरह से नई पॉलिसी वाली जो बात थी उसमें जो मूल परिवर्तन करना था वो सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल। अब आप देखेंगे नगर निगम क्षेत्रों में एकल समूह को दिए थे उन्होंने, कमलनाथ सरकार ने ठेके, वो व्यवस्था यथावत जारी है इस बार भी। तो क्या इसके पीछे भी अफसर को जो नेतृत्व दे रखा है आपने, अफसरों का दखल है, अफसर तय कर रहे हैं, वही वजह है? क्योंकि मंत्रियों ने तो विरोध किया ही था। देखिए, मंत्रियों ने विरोध किया था, लेकिन मंत्री अपनी पॉलिसी बताए और उसको मनवाए, ये उनका अधिकार है और ये उनका वो है। लेकिन अब अगर मंत्री इतना सक्षम नहीं है तो अफसर तो है ही सही। देखिए मनोज जी, जिस तरह से हम भाजपा प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जल्दी निर्णय हो जाएगा, दिल्ली से तय होगा। तो क्या पहले भाजपा में ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी कि सब चीज़ें दिल्ली से तय होने लगी सिंधिया जी के आने के बाद? इतने प्रेशर में है मध्य प्रदेश का संगठन और सरकार। नहीं, देखिए ये परंपरा पिछले कुछ साल से सारी कांग्रेस में तो पहले से भी थी। तो कई बार होता है कि जब चीज़ों का आपको पता नहीं होता है कि कब होना है, कैसे होना है, तो एक सबसे आसान उपाय होता है कि दिल्ली से तय होगा या मुख्यमंत्री तय करेंगे। आप किसी मंत्री से बात कर लीजिए, वो कहेगा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि मैं समय आने पर हो जाएगा। संगठन के प्रमुख से पूछिए तो वो कहेंगे मुख्यमंत्री का अधिकार है। लेकिन सबके पहले हम फिर देखते हैं कि वो संगठन प्रमुख भी बैठ रहे हैं, सरकार के मुखिया भी बैठ रहे हैं, संगठन के मुखिया भी बैठ रहे हैं, चर्चा चल रही। फिर एक बात आती है कि हमारे यहाँ निर्णय सामूहिक होते हैं। तो ये समय समय के हिसाब से चेहरा, देशकाल, परिस्थिति देखते हुए वक्तव्य दिए जाते हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं होता है। जिनका होना होता है उनको पता होता है, जिनको करना होता है उनको पता होता है, वो कैसे होता है ये उनको कैसे करना ये भी उनको पता होता है। और देखो, ये व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें आपको सामूहिक निर्णय तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि वो खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री अपनी अकेले नहीं चला सकते जी, कि उनकी तानाशाही चलेगी और वो जो कर देंगे। तो संगठन का इम्पोर्टेंस, लेकिन आपको कांग्रेस में दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पहले में भी सीएम पे आरोप लगे थे, जब वो इससे पहले 15 माह के कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो शिवराज जी पर जो भी उनके विरोधी हम भाजपा में कहें या जो आरोप लगते थे कि अफसरों के कहने पर चलते हैं, पूरे अफसरों ने कब्जा कर लिया, चौकड़ी बना ली, उसी तरह की ऐसी समस्या फिर से नहीं देखने को मिल रही है? क्या इससे बचना नहीं चाहिए संगठन को और सरकार को? देखिए, सरकार तो मुख्यमंत्री ही चलाएंगे जी। और मुख्यमंत्री के जो तौर तरीके हैं वो तो मतलब हम कह सकते हैं कि 13 साल के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। तो और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। जो तौर तरीके हैं आजमाए हुए जी, उसमें उन्होंने क्या बदलाव किया है कई बार देखने को मिला इस बार। कि शिवराज सिंह चौहान ने जो इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वल्लभ भवन में ज़्यादा टाइम खर्च किया है जी, और कोरोना भी उसका एक कारण था। तो पिछले जो उनके कार्यकाल थे उसमें तो हम देखते थे कि वो भोपाल में बहुत ज़्यादा रुकते नहीं थे। रोज उनका प्रदेश में कहीं ना कहीं दौरा होता था, पब्लिक कनेक्ट उनका ज़बरदस्त था। लेकिन इस बार अफसरों के मामले में उनका थोड़ा रवैया अलग टाइप का है। कई सारे कलेक्टर एसपीओ पर गाज गिरी है। हाँ, उसका कई सारे मतलब उन्होंने तीखे वक्तव्य भी दिए और वैसी कार्रवाई भी की।
तो मुझे लगता है कि एक लंबे दौर के बाद निश्चित तौर पे उनमें कई सारे वो पिछले अनुभव जो उनके 3 कार्यकाल के हैं जी। इसमें अलग है, लेकिन कई जगह मुझे लगता है कि जो विजन होना चाहिए राजनेता का जी। उस पर ब्यूरोक्रेसी आ गई। तो नए विजन के साथ आना चाहिए मनोज जी। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेट हमेशा हर चीज़ अर्थ के हिसाब से सोचेगा कि सरकार को घाटा तो नहीं हो रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए। जो पॉलिटिकल आदमी है वो इस बात को सोचेगा लोगों कि को ज़्यादा कैसे तक ज़्यादा लोगों को ज़्यादा राहत कैसे मिल पाए, कैसे ज़्यादा तक लोगों को इसमें हम कोरोना काल हो या उसके अलावा भी कोई सारे काल। आप देखिए मुख्यमंत्री के लेवल पर हम देखेंगे। लेकिन मनोज जी हम देखते हैं इसमें राजनेताओं की कहीं ना कहीं खामी दिखती है। कोरोना काल में आपको प्रभार दे दिया जिलों का, इसके बावजूद आपने कोई रुचि नहीं ली, इसके कारण पर मंत्री समूह बनाना पड़े और सीएम खुद रहे उसमें दखल दिया, तब आपके कुछ निर्णय आ रहे हैं, कुछ सुझाव आ रहे हैं। देखिए बहुत छोटा उदाहरण है प्रद्युम्न सिंह तोमर का जी। कि आप मंत्री हो, अगर टहनी की छटाई नहीं हुई है तो आपका एक्शन क्या होना था? आप उस क्षेत्र के अधिकारी को सस्पेंड कर देते, उसको शोकाज नोटिस मिलता, उस पर एक्शन होता। आपके क्षेत्र में नाली साफ नहीं है, आप उस दरोगा पे कार्रवाई करते, आप नाली साफ कर रहे हो, आप हाई टेंशन लाइन पे चल रहे हो। कांग्रेस की तो ये सरकार आपका में काम भी वो नहीं है। यही कर रहे थे, बीजेपी की सरकार में भी ये यही आपका कर रहे काम नहीं है। और ये कांग्रेस आपका की सरकार काम में है कह रहे थे कि मेरी कि सुनवाई लोगों नहीं हो रही, अधिकारी लोगों इसलिए कर से- रहा हूं। लोगों से काम कराना। इस काम के लिए जनता ने आपको नहीं चुना। ये काम तो लाइनमैन भी कर रहा है जिसको 15,000 तनख्वाह मिल रही है, जी। 10,000 का सफाई कर्मी भी कर रहा है, लेकिन आप मंत्री हो, ये काम आपका नहीं। आपको ये काम करवाना चाहिए, इसलिए जनता ने आपको चुना है। तो अगर मध्य अधिकारी प्रदेश में मैं पुरानी बात बताता हूँ कि द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री थे। जी। कोई नेता उनके पास किसी के तबादले पोस्टिंग के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यार ये काम तो बड़े बाबू का है, किसका? मुख्य सचिव का। बोले ये मेरा काम नहीं है। तो मुख्यमंत्री का काम तबादला पोस्टिंग करना नहीं है कायदे से। मुख्यमंत्री का काम प्रशासनिक निर्णय करवाना है, जो निर्णय प्रशासन उस पर अमल करे। जो सरकार ने डिसीजन लिया है, जो मुख्यमंत्री ने मंत्रियों ने डिसीजन लिया है, उस पर अमल कार्यपालिका करे। जो विधायिका के फैसले हैं उस पर अमल कार्यपालिका करे। तो एक दौर वो था, लेकिन बाद के हम सारे दौरों में देख रहे हैं, कोई एक शिवराज सिंह चौहान की बात नहीं करता मैं, सारे मुख्यमंत्री तबादला पोस्टिंग ये वो, तो ये डिफरेंट होता चला गया। जब तबादला पोस्टिंग में आप लेन देन की बात करते हो तो निश्चित तौर पर जनता की सुनवाई कम होगी। क्योंकि यदि मान लीजिए मैं किसी जिले में कलेक्टर बन के जा रहा हूँ और मुझे उसके लिए कुछ देना पड़ा, तो मैंने अपनी तनख्वाह में से भी नहीं देना है और मुझे अपनी जेब से भी नहीं देना है। तो मैं जिस तरह से दूंगा उसी तरह से वसूल करूंगा, और जब वसूल करूंगा तो मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो जो बात आती है कि कलेक्टर सुनते नहीं है, उसका बेसिक रीजन जो है वो ये होता है, कलेक्टर सुनते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय इजाज़त नहीं देता कि आगे चर्चा को जारी रखें आप दोनों मेहमानों का। तो कलेक्टर सुनते नहीं हैं, प्रशासन तंत्र ऐसा है जिस पे लगाम कसनी पड़ेगी घोड़े पे। जिस तरह से आप जैसी लगाम रखोगे तो राजनेताओं को चाहिए कि लगाम कस के रखें, दाएं बाएं नहीं होने दें, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदार नहीं होते। जनता के प्रति जवाबदार होते हैं नेता। वोट मांगने हर 5 साल में उनको जाना पड़ता है, जनता के सामने परीक्षा उनको देना पड़ती है। अफसर तो एक बार आ गए नौकरी में तो उम्र पूरी करके 60 साल के बाद ही रिटायर होना, तो वो जनता के प्रति जवाबदार नहीं है। उम्मीद है कि सरकार भी सोचेगी कि अफसरों के भरोसे कम, नेताओं के भरोसे ज़्यादा रहे। अटेंशन में आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त।